हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी आप सभी का आज फिर से स्वागत है एस्ट्रो कुंडली ज्ञान चैनल पर। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में आपको जानकारी दी थी पाए की। आज हम आपको फिर से एक और महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। हम जानेंगे कि हमारी कुंडली में हमारा गण कौन सा है, हम कौन से गण से हैं। ये गण जो होता है दोस्तों, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जब हमारी शादी होती है, हम जब किसी को देखने जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये इंसान किस प्रवृत्ति का है। तो उस टाइम हमें अपना गण जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये देव गण से हैं, मानव गण से हैं या राक्षस गण से हैं, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली ही हम अपना योग तलाशते हैं, वर देखते हैं और देखते हैं कि वह किस प्रवृत्ति का इंसान है। तो दोस्तों, आपको पता है कि इन गणों को हमारे 27 नक्षत्रों में विभाजित किया है और हर एक गण को 9-9 नक्षत्रों में विभाजित किया हुआ है। जैसे देवगण है तो देवगण के 9 नक्षत्र होते हैं, मानव के 9 और राक्षस के 9 नक्षत्र होते हैं। जो भी इंसान इस नक्षत्र में पैदा हुआ होगा तो वह अपने उसी ग्रह के हिसाब से, उसी गण के हिसाब से उस प्रवृत्ति का इंसान होगा। जैसे अगर वो देवगण के नक्षत्र में इंसान जन्म लेता है, जो कि हैं अश्वनी, मृगशिरा, पूर्ण, वर्षु, पुष्य, हस्त, स्वाति, अनुराधा, स्वर्ण, रेवती, तो ये सारे देवगण में आ जाते हैं। मानव गण में आ जाते हैं जो नक्षत्र वो हैं भरणी, रोहिणी, आद्रा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, पूर्व षड़ा, पूर्व भद्रपद, उत्तर भद्रपद और पूर्वषरा। तो ये जो हमारे हैं, ये हमारे मानव के हैं। अब हम राक्षस गण की बात करते हैं तो उसके नक्षत्रों में आता है अक्षलेशा, विशाखा, कृतिका, चित्र, मघा, ज्येष्ठ, मूल, घनिष्ठ, शतभिषा। तो जब हम अपनी कुंडली देखते हैं तो हमारे नक्षत्रों के बारे में हम जानेंगे कि हम कौन से नक्षत्र में हुए हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम कौन से गण में हैं आते हैं। जैसे कि हम देवगण में आते हैं, मानव गण में आते हैं और राक्षस गण में आते हैं। कौन से गण में हम आते हैं और उससे अकॉर्डिंगली ही हमारा क्या स्वभाव होगा, हम किस प्रवृत्ति के लोग होंगे। तो हम जानते हैं, अगर मान लो कोई मनुष्य देवगण में जन्म लेता है, नक्षत्र में आता है और वो देवगण का है, तो कैसा होगा अपने स्वभाव से। वो बहुत ज़्यादा दानी होगा, धार्मिक होगा, सरल स्वभाव का होगा, उसका हृदय बहुत कोमल होगा, वो बहुत परोपकारी होगा, सुंदर होगा, विद्वान होगा, उच्च विचार वालों का होगा, दूसरा का भला करेगा। चाहे वो अपना नुकसान करे लेकिन वह दूसरों का भला करने वाला इंसान होगा और उसके मन में दया की प्रवृत्ति होगी। तो इस प्रकार के मनुष्य देवगणों में आते हैं, जो कि देवता से संबंध रखते हैं। अब आते हैं मानवगण। मानवगण बीच के होते हैं, ना देवता ना राक्षस गण में आते हैं। तो ना ही बहुत अच्छे ना ही बहुत बुरे। वो हमेशा कर्म करने पर विश्वास करते हैं, धनवान होते हैं, मान सम्मान प्राप्त करते हैं, जिम्मेदार इंसान भी होते हैं, लेकिन वह भयभीत हो जाते हैं। जब भी कोई कठिन परिस्थिति आ जाती है तो भयभीत हो जाते हैं। विशाल हृदय वाले होते हैं और परिस्थितियों का सामना करने में हमेशा उन्हें दिक्कत होती है। तो वह ये नहीं चाहते कि हम इसका भला हो या बुरा हो, उससे कोई उन्हें मतलब नहीं है। वह सिर्फ अपने कर्म से मतलब रखते हैं और उसके अकॉर्डिंगली ही काम करते हैं। तो ये हमारे मानवगण के व्यक्ति होते हैं जो भी इसमें जन्म लेते हैं और जो भी नक्षत्र में पैदा होते हैं। जब हम राक्षस गण की बात करते हैं दोस्तों, राक्षस गण बहुत ही ऊर्जावान होते हैं। अब देखिए, राक्षस वर्ड से ही हो जाता है कि क्या हम राक्षस प्रवृत्ति के होंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों। राक्षस गण में जो इंसान जन्म लेता है वो कैसा होगा, बहुत ज़्यादा ऊर्जावान, बहुत शक्तिशाली होगा, लड़ने में सबसे तेज, झगड़ालू इंसान होगा, मजबूत होगा, वह किसी के अंडर में काम करना पसंद नहीं करेगा, स्वतंत्र स्वभाव का होगा, नास्तिक होगा, बहुत ज़्यादा धार्मिक नहीं होगा, धर्म को इतना ज़्यादा अहमियत नहीं देगा। तो ये दूसरों के जैसी कोई मान लो किसी का बुरा चाहकर अपना भला करे,
उस प्रवृत्ति को वह रखता होगा, कटु वचन करेगा, हमेशा बहुत ही ज़्यादा ऐसे बोलेगा जिससे दूसरों को बुरा लगे, और भौतिक सुख का बहुत ही ज़्यादा चाहत रखने वाला इंसान होगा। उसे अपने से मतलब है, किसी से मतलब नहीं है। तो मैं मतलब मेरी नीड्स सबसे पहले पूरी होए, सारी भौतिक सुखें हमें पहले प्रदान हो जाएं, बाकी चाहे किसी को मिले ना मिले। वह अपना भला सोचेगा, चाहे वो किसी का बुरा हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसे अपने भले की ही पड़ी रहेगी कि मेरा ही अच्छा हो जाए। तो इस प्रवृत्ति के लोग राक्षस गण में कहलाए जाते हैं। दोस्तों, जब हम शादी करते हैं तो जो गण है उसको 6 पॉइंट मिले हैं 36 में से, तो 6 पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर किसी का गण नहीं मिलता तो ऑब्वियसली दिक्कत तो आएगी दोनों के विचारों में, तो उसमें इश्यूज़ आते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कौन सा गण के आपस में शादी कर सकते हैं, जिनके विचार मिल सकते हैं। तो पहले आते हैं देवता। अगर देवता है तो आप देवगण की ही कन्या या पुरुष से शादी करें। अगर वह मानव वाले गण से भी करते हैं तो भी ठीक है, ज़्यादा इतना बुरा प्रभाव नहीं होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली भी आपको कुछ अंक मिल जाएंगे। लेकिन अगर वो राक्षस हैं और देव हैं तो वो किसी भी समानता में वह नहीं मिलाप नहीं खाएंगे, और हमेशा अपनी शादी ब्याह में, अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स करेंगे। दोनों में अनबन खटपट बनी रहेगी। इसी प्रकार जो मानव है वह बीच के हैं, चाहे वो देवता के गण से भी अपनी मैरिज कर सकते हैं, चाहे वह राक्षस गण से कर सकते हैं। तो दोनों का एक जैसा ही स्वभाव होता है मानव गण में। जो राक्षस प्रवृत्ति का है वह मानव और देव दोनों में से ही अगर किसी के साथ मैरिज का प्रस्ताव आता है तो नहीं बनेगी। लेकिन मानव गण में हम कह सकते हैं 50% जो होता है वो आपका मेल खाएगा, लेकिन देवगण से बिल्कुल भी मेल नहीं खाएगा। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है दोस्तों। जब हम शादी करें तो हमारे गुण मिलाप हो रहे हों, तो उसमें जो हमारे गण हैं उनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है और योग होता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आज हमने आपको गण के बारे में जानकारी दी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट था एस्ट्रोलॉजी का, जिससे हमें अपने जो हमारा पार्टनर है उसको चुनने में अच्छी एक इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, और उसके अकॉर्डिंगली हम देख सकते हैं। तो दोस्तों, एक बात और आपको ध्यान देने वाली है, अगर मान लो किसी का गण नहीं मिल रहा है तो आप उनके 7th हाउस को देखिए जो मैरिज का, अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आपको बहुत अच्छा फल दे सकता है। तो आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करने के बाद ही अपने सारे चीज़ों का अध्ययन करके फिर ही फैसला लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।